डॉग्बी ने कहा कि अगर महामहिम इस मामले में न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे तो कोई भी उनकी निगाह में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। वो जोर देकर कहती है कि ये नियम लेडी इन्हियन पर भी लागू होना चाहिए। उनका दावा है कि जिस थैली का वे दावा कर रही है वो व्हाइट टाइगर पैलेस से आई थी, इसलिए लेडी इन्हियन केवल ये कह सकती है कि उन्हें ये वहीं से मिली थी। वो इससे आगे कुछ भी नहीं बना सकती है। डॉग्बी का मानना है कि ये वे भी ही थी जिसने उपहार को इस तरह से छिपाया था कि ऐसा लगे कि ये व्हाइट टाइगर पैलेस से आई है, लेकिन वो जानती है कि उनके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। भले ही लेडी इन्हियन ये दावा करें कि उन्होंने ऐसा उपहार कभी नहीं दिया, ये एक हताशा भरा बहाना लगेगा। सम्राट के सामने बहुत देर से पेश की गई एक कमजोर दलील। ऐसा लगता है कि जहर का पता चलने के बाद ही उन्होंने घुटने टेककर अपनी बेगुनाही की दलील दी। इस तर्क में विश्वसनीयता की कमी है। डॉग्बी ने कहा कि उसे अपने दावे को साबित करने का कोई रास्ता खोजना होगा। फिर भी वो स्वीकार करती है कि ऐसा कोई रास्ता उसके बस की बात नहीं है। वो ऐसा करने का कोई तरीका नहीं सोच सकती। लेडी इन्हियन बस उसे देखती है और फिर अपनी आंखें बंद करके नीचे देखती है। कुछ देर रुकने के बाद लेडी इन्हियन बताती है कि उसे सबसे ज्यादा परेशानी वॉरियर सोल्स के अंतर्ज्ञान से हुई। उसे शुरू से ही स्थिति के बारे में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो कहती है कि ये वही था जिसने सबसे पहले सवाल किया था कि क्या व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने वाकई ऐसी घटिया योजना बनाई होगी। उसे संदेह था कि शायद वह इसमें शामिल ही न रही हो। लेडी इन्हियन कबूल करती है कि उसे डॉग्बी पर पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन उसे सोल टैप्योंग पर भरोसा है, और चूंकि उसे डॉग्बी पर भरोसा है इसलिए वो उस पर भी भरोसा करने की कोशिश करेगी। ये सुनकर और लेडी इन्हियन के शांत भाव को देखकर डीबी को आश्चर्य होता है कि वो ऐसे कठिन समय में भी इतनी शांत और धर्मी कैसे रह सकती है। लेडी इन्हियन तब कहती है कि उस भरोसे के साथ भी उसे यकीन नहीं है कि वो महामहिम के सामने कितना कुछ कर सकती है। वो स्वीकार करती है कि चाहे कुछ भी हो वो सम्राट से झूठ नहीं बोल सकती। उनके पीछे बालकनी में एक आकृति दिखाई देती है। लेडी इन्हान बड़बड़ाते हुए कहती है कि अगर उनके पास तैयारी के लिए थोड़ा और समय होता तो शायद चीजें अलग होती। तभी कोई आता है। नए मेहमान को देखकर जनरल बुसो तुरंत जानना चाहता है कि वो कौन है। वो आदमी उनका अभिवादन करता है और कहता है कि नोबल लेडी इन्हान और जनरल बुसो से मिलना सम्मान की बात है, लेकिन वो सम्राट के आदेश के तहत आया है। वो उन्हें सूचित करता है कि कुलीन राजकुमारी डीबी को महामहिम के सामने ले जाना चाहिए और उनसे समझने का अनुरोध करता है। जैसे ही वो उसे देखती है, डॉक अपने आप में सोचता है कि वो क्षण आखिरकार आ ही गया है। मौत के दूत आ गए हैं। दृश्य बदल जाता है। आंतरिक महल में लेडी डॉगबाई को ले जाया जाता है। रस्सियों में कसकर बांधा जाता है। सम्राट के दरबार में ले जाया जाता है। एक अदालत के अधिकारी ने घोषणा की कि जैसा कि प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है, उन्होंने लेडी डॉग को हाथ द्वारा पकड़ लिया है जिसने आंतरिक महल से भागने का प्रयास किया था। डॉबी कमरे को स्कैन करती है। जैसा कि उसे डर था, उसके बचाव में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं है। वो सोचती है कि क्या यह वास्तव में अंत है, शायद उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त निष्कर्ष। ऐसा लगता है कि यह हर उस गलत काम का सामना करने का क्षण है जो उसने कभी किया है। बाहर वापस आकर लेडी इन्हियो ने कहा था कि उसे डॉग्बी का बचाव करना चाहिए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता उस व्यक्ति के लिए थी जिसे उसने आगे भेजा था। वो जनरल बुसो की ओर मुड़ी और पूछा कि क्या वो व्हाइट टाइगर पैलेस में जाकर उसकी जांच कर सकता है। बुसो ने जवाब दिया कि वह इसे उसके ऊपर छोड़ सकती है। व्हाइट टाइगर पैलेस में पहुंचने पर बुसो स्तब्ध रह जाता है। हर योद्धा पराजित होकर जमीन पर बिखरा पड़ा है। ये शैरो गार्ड के कुलीन सदस्य थे। वो अविश्वास में खड़ा है, सवाल कर रहा है कि क्या ऐसा कर्तव्य भी संभव है। वो एक पुराने पल को याद करता है जब लेडी इन्हियन ने कहा था कि वो योद्धा सिल की स्थिति से असहज हो गई थी। अब बुसुसो चुपचाप सोचता है कि क्या लेडी इन्हान द्वारा भेजा गया आदमी वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार था। वो इलाके की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई शव नहीं मिलता। वो सोचता है कि शायद वो आदमी मरा नहीं, शायद वो बस भाग गया। लेकिन महल में गहराई में वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे हिला देता है। फर्श पर खून के धब्बे हैं। इसका एक निशान मंडप की ओर जाता है जहां महामहिम निवास करते हैं। दरबार के अंदर सम्राट डॉग्बी को अपना बचाव करने का आदेश देता है। वो अपनी निगाहें नीची करके सोचती है, क्या मतलब है? सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। ये सच्चाई को उजागर करने की जगह नहीं है, केवल सजा देने की जगह है। वो संकल्प लेती है कि वो जो भी कहेगी वो दयनीय प्रतिरोध से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। चाहे वो व्हाइट टाइगर पैलेस की मालकिन हो, चाहे वो कितनी भी शर्मनाक जिंदगी जी चुकी हो, अब बजरी से भीख मांगना ये बहुत दयनीय होगा। वो कल्पना करती है कि हर कोई उम्मीद कर रहा है कि वो आंसू बहाते हुए गिर जाएगी और फांसी के मैदान में चुपचाप गायब हो जाएगी। अगर वे यही उम्मीद करते हैं तो उसे कम से कम गरिमा के साथ मरना चाहिए। वो सम्राट के सामने झुकती है और कहती है कि वो उसकी आज्ञा का पालन करेगी।
लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है कि वह इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती। वो शर्म में जी रही है, जीवित रहने के लिए चिपकी हुई है। वो अब नहीं रुकेगी। वो अपनी आवाज ऊंची करके चिल्लाती है कि यह सब एक जाल था। किसी ने उसे फंसाने के लिए सब कुछ रचा था। वो घोषणा करती है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। उस समय कोई चिल्लाता है, महाराज। सभी की नजरें वीबी की ओर मुड़ जाती है, जो कहती है कि उसे कुछ कबूल करना है। कमरा शांत हो जाता है। सम्राट पूछता है कि क्या यह स्थिति उससे संबंधित है। वीबी जवाब देती है कि हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। लेडी हा के अपमानजनक आचरण के बारे में वो स्वीकार करती है कि वो भी पूरी तरह से निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकती। वीबी को आगे बढ़ता देख डॉग भी सोचता है कि पत्नी को एहसास हो गया होगा कि उसने अभी तक हार नहीं मानी है, इसलिए वीबी पहला कदम उठा रही थी। वीबी झूठी हताशा का प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज उठाती है, मांग करती है कि लेडी डॉगबी के अपराधों को कैसे माफ किया जा सकता है। वो आगे कहती है, ये समझाते हुए कि डॉगबाई अभी छोटी है और शायद महल के जटिल नियमों को पूरी तरह से नहीं समझती। उस समय लेडी इन्ह्योन प्रवेश करती है। वीबी ये कहते हुए जोर देती है कि जो कोई भी इस तरह की भयावह साजिशों के साथ महल के कानूनों को तोड़ता है, वो निश्चित रूप से कड़ी सजा का हकदार है। हालांकि वो ये भी कहती है कि ये पूरी तरह से डॉगबी की गलती नहीं है। वो खुद एक बार 4 आंतरिक महलों पर अधिकार रखती थी और डॉग के रिश्तेदार के रूप में उसका कर्तव्य था कि वो उसकी देखरेख करे और उसका मार्गदर्शन करे। वो कबूल करती है कि कानून को लागू करने में उसकी अपनी विफलता के कारण ये हुआ। वो कहानी को बदल देती है, खुद को पछतावा करने वाली चचेरी बहन के रूप में पेश करती है, जो अपराध बोध से अभिभूत है। रोने लगते ही उसकी आवाज फट जाती है। सम्राट उसे अपना सिर उठाने के लिए कहता है। अभी भी रोते हुए वीबी माफी की गुहार लगाती है। वो कहती है कि यह सब उसकी गलती थी कि उसने डॉगबी को महल के जीवन के रीति रिवाजों और सीमाओं में ठीक से नहीं पाला। वो स्वीकार करती है कि उसने एक गंभीर पाप किया है और सम्राट से डॉगबी की सजा कम करने की विनती करती है, ये कहते हुए कि कुछ दोष उसे भी दिया जाए। डॉगबी इस दृश्य को देखती है और खुद से सोचती है कि ये एक आपदा में बदल रहा है। अगर वो अब सबके सामने वीबी पर आरोप लगाती है तो ऐसा लगेगा कि वो अपने उद्धार की भीख मांगने वाले एक व्यक्ति को बदनाम कर रही है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये अपराध बोध को दूर करने के लिए एक कायरतापूर्ण चाल की तरह लगेगा। वो सोचती है कि शायद सम्राट वीबी पर दया दिखाए और सजा कम कर दे। ये सबसे यथार्थवादी परिणाम हो सकता है, लेकिन उसके सीने में कड़वाहट बढ़ जाती है और वो अपने दांतों को भींच लेती है। फिर वो दृढ़ निश्चय के साथ जोर से घोषणा करती है कि सब कुछ शाही पत्नी वीबी द्वारा आयोजित किया गया था। वो जोर देती है कि वीबी ने भूत रक्षकों को बुलाया और जानबूझकर उसे फंसाया। कमरे में हलचल मच जाती है। पूरे दरबार में फुसफुसाहट गूंजती है। चौंक कर सांस फूलती है। संदेहास्पद भौहें तन जाती है। कई लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि डॉगबी के लिए यह कितना शर्मनाक है कि वो उस व्यक्ति पर हमला करे जो उसके लिए खड़ा हुआ था। उन्हें आश्चर्य है कि किसी की बेवफाई किस हद तक जा सकती है। डॉग अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसका दावा है कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो सवाल करती है कि भूत रक्षक वीबी के आदेशों का पालन क्यों करेंगे। आखिरकार वे रक्षक केवल सम्राट या 3 उच्च मंत्रियों को ही जवाब देते हैं। सम्राट एक शुष्क उदासीन स्वर में जवाब देते हैं। पूछते हैं कि क्या वो विवरण भी मायने रखता है। अब डॉगबी अपना ध्यान सम्राट की ओर मोड़ती है और पूछती है कि क्या उसे ये अजीब लगता है कि सब कुछ इतनी जल्दी, बहुत जल्दी हुआ, जैसे कि ये सब पहले से तय था। वो बताती है कि कैसे गार्ड ने उसे लगभग उसी समय गिरफ्तार कर लिया जब ये घोटाला सामने आया। वीबी चौंक जाती है और कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि डॉगबी उस पर इस तरह से आरोप क्यों लगा रही है। वो जोर देकर कहती है कि वो केवल मदद करने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि गार्ड को मंत्री ने उसकी तत्काल याचिका सुनने के बाद एक विशेष आदेश के तहत भेजा था। सम्राट मंत्री की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या यह सच है। मंत्री सिर हिलाता है और इसकी पुष्टि करता है। वो कहता है कि लेडी वीबी उसके पास आई थी। उसने स्थिति बताई और डॉगबी को पकड़ने के लिए गार्ड को तुरंत भेजने का अनुरोध किया। डॉगबी ने साफ साफ कहा कि उसने वो सुगंधित थैली कभी नहीं भेजी। वीबी ने उसे झूठ बोलना बंद करने के लिए कहा। वो उससे विनती करती है कि वो सच स्वीकार कर ले और सम्राट से दया की भीख मांगे। वो उसके बगल में घुटने टेक कर भीख मांगने की पेशकश करती है। वो उससे आग्रह करती है कि वो अभी सच बोल दे, जबकि उसके पास अभी भी मौका है। डॉगबी ने उसका खंडन किया। उसने कहा कि लेडी इन्हियन को दिया गया थैला वेबी के माध्यम से आया था। उसने वेबी पर आरोप लगाया कि उसने एक नौकरानी को सफेद बाग महल के वस्त्र पहनाकर उसे सामान देने के लिए भेजा था। उसने कसम खाई कि उसने कभी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। जब कमरे में मौजूद अधिकारियों ने सतर्क निगाहों और फुसफुसाहटों का आदान प्रदान किया, तो डॉगबी ने खुद को याद दिलाया कि चाहे कितनी भी आंखें उसकी अवमानना पर घूरें, उसे डगमगाना नहीं चाहिए। यह उसका अंतिम चरण है, लड़ने का उसका आखिरी मौका। सम्राट ने गहरी सांस ली
और अपनी नजर लेडी इनहियन पर डाली। लेडी इनहियन आगे बढ़ी। सम्राट ने उससे पूछा कि क्या यह सच है कि उसे उपहार मिला है। लेडी इनहियन ने इसकी पुष्टि की। उसने कहा कि उसे थैला हेडमेड से मिला था और इसका निरीक्षण करने के बाद उसने इसे अपनी तलवार से बांध दिया। कमरा दरबारी अधिकारियों की बड़बड़ाहट से भर गया। सम्राट ने कहा कि यह साबित करता है कि थैला सफेद बाग महल से आया था। अपने मन में इनहियन स्वीकार करती है कि यह सत्य डॉगबी के पक्ष में नहीं है, लेकिन सम्राट के सामने झूठ कोई विकल्प नहीं है। वो सोचती है कि क्या डॉगबी का बचाव करने के लिए वास्तव में कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर वो बोलती है, टिप्पणी करते हुए कि लेडी डॉगबी द्वारा कथित रूप से रची गई योजना के लिए निष्पादन अनाड़ी और संदिग्ध रूप से अपरिष्कृत था। सम्राट उसे आगे समझाने के लिए कहता है। लेडी इनहियन ने जवाब दिया कि अगर योजना में एक भी खामी होती तो यह तुरंत डॉगबी पर उल्टा पड़ जाता। जोखिम स्पष्ट था और डॉगबी अपनी खामियों के बावजूद मूर्ख नहीं थी। वो सवाल करती है कि क्या डॉगबाई ने ऐसी खतरनाक स्थिति में इतनी लापरवाही से काम किया होगा। वो चुपचाप स्वीकार करती है कि ये शुद्ध अटकलें हैं, लेकिन शायद ये दाई को कुछ हद तक खड़ा कर सकता है। उस पल डॉग फिर से चिल्लाती है। वो पुष्टि करती है कि लेडी इनहियन जो कहती है वो सच है। वो जोर देकर कहती है कि पूरा सेटअप अप्राकृतिक लगता है, जैसे कोई लेडी इनहान का इस्तेमाल करके उसे एक घोटाले में फंसाने की कोशिश कर रहा हो, जो वास्तविक होने के लिए बहुत ही शानदार ढंग से तैयार किया गया हो। वो दोहराती है कि ये वीबी ही होगी। अगर वीबी के पास व्हाइट टाइगर पैलेस तक पहुंच थी तो उसके पास इस जाल को अंजाम देने के सभी साधन थे। वीबी अविश्वास के भाव से जवाब देती है, पूछती है कि डॉबी ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है। वो इस तरह से उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। डॉबी ठंडे स्वर में जवाब देती है, उसे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करने के लिए कहती है। वो कहती है कि कोई भी प्रदर्शन, कोई भी भावना कभी भी चोंगोगिंग के उच्च अधिकारियों को प्रभावित नहीं कर सकती। इस बार नहीं। वीबी अपनी आवाज को ऊपर उठाते हुए ये कहते हुए जवाब देती है कि डॉगबी ही भावनाओं से खेल रहा है। वो सभी को याद दिलाती है कि जैसे ही व्हाइट टाइगर पैलेस से सुगंधित थैली के बारे में सच्चाई सामने आई, डॉगबाई ने उस पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। वो सवाल करती है कि कोई भी अभी भी डॉगबी के शब्दों को गंभीरता से कैसे ले सकता है। लेडी डॉगबी फिर सम्राट की ओर मुड़ती है और वेदी पर रखी थैली का अधिक बारीकी से निरीक्षण करने की अनुमति मांगती है। अगर उसने सच में इसे भेजा होता तो वो कहती है, तब वो जिसने कढ़ाई बनाई थी उसे तुरंत पहचान लेती। अगर वो इसकी जांच कर पाती तो वो साबित कर सकती थी कि वो इसकी निर्माता नहीं थी। सम्राट ने धीमी खतरनाक आवाज में पूछा कि क्या वह इस दावे पर अपनी जान दाव पर लगाने को तैयार है। डॉगबी ने अपना सिर नीचे कर लिया, जबकि उसकी धड़कनें उसके कानों में तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि अपनी हताशा में उसने जिंदा रहने के लिए कुछ भी कह दिया होगा। अब वो क्षण उसके सामने है। अगर वो अपने शब्दों का समर्थन नहीं कर सकती तो वो मर जाएगी। क्या वो सच में इस पर अपनी जान दाव पर लगा सकती है? उस समय सम्राट महल के गार्ड के कैप्टन जंग रे को बुलाता है। सैनिक आगे बढ़ता है। सम्राट पूछता है कि क्या वो वही था जिसने वेदी की जांच की थी और ये जानना चाहता है कि क्या थैली सुरक्षित थी। डांग गहराई से झुकते हुए जवाब देता है कि यह स्वीकार करना शर्म की बात है, लेकिन वेदी के मैदान की गहन खोज के बावजूद कोई थैली नहीं मिल सकी। डॉगबी का चेहरा भय से कस गया। वीबी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी आवाज उठाई और घोषणा की कि इससे साबित होता है कि डॉगबी ने समय से पहले थैली छिपा दी थी। वो डॉगबी पर केवल इसलिए विश्वास करने का आरोप लगाती है क्योंकि उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि सबूत गायब हो गए हैं। वो इस बात पर अफसोस जताती है कि उसने डॉगबाई पर दया दिखाई थी, उसके साथ उसी कबीले की एक साथी महिला की तरह स्नेह से पेश आया था, और फिर भी डॉगबाई ने उसे विश्वासघात के साथ चुकाने का फैसला किया। अपने मन में डॉगबी कड़वी सच्चाई को स्वीकार करती है। ये शय और मात है। उसका सारा प्रतिरोध, उसकी सारी चालें, वे ढह गए हैं। अब वो उनकी नजर में खलनायक के अलावा कुछ नहीं है। वीबी नाटकीय ढंग से अपने आंसू पोंछती है, फिर एक मुड़ी हुई मुस्कान के साथ डॉगबी की ओर देखती है। सम्राट मुड़ता है और डॉग से पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ बचा है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, पराजित। लेकिन फिर अराजकता फैल जाती है। बाहर हॉल से एक चीख गूंजती है। कोई व्यक्ति गार्ड को चिल्लाता है कि वे एक आदमी को रोकें जो जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक और आवाज ये जानने की मांग करती है कि वो क्या सोच रहा है। एक व्यक्ति दरवाजे से घुसता है। उसके लबादे खून से सने हुए हैं। दरबारी चौंक जाते हैं। इन्हीं सदमे में अपना मुंह ढक लेती है। सफेद बाग राजकुमारी अविश्वास में देखती है। उनके सामने खड़ा आदमी अचूक है, सोल टैपियन। गार्ड उस पर चिल्लाते हैं, उसे रुकने की चेतावनी देते हैं। एक अपना भाला उठाता है, लेकिन दूसरा उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। डी जांग आगे बढ़ता है, ये जानने की मांग करता है कि तापोंग क्या सोचता है कि वो क्या कर रहा है। वो उससे कहता है कि इससे पहले कि उसे पछतावा हो, वो चला जाए। हांफते हुए और घायल हुए तापोंग ने स्वीकार किया कि
वो जानता है कि उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है, लेकिन उसने कहा कि वो इसलिए आया क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता। डैंग भौंचक्का रह गया, स्तब्ध। तापोंग उसके करीब झुकता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। डांगरे की अभिव्यक्ति बदल जाती है। वो एक तरफ हट जाता है। सोल टैप्यांग धीरे धीरे हॉल में चलता है, हर कदम दर्द और तत्परता के बोझ तले घिसटता हुआ। सिंहासन के सामने घुटने टेकते समय सभी की निगाहें उस पर टिकी होती है। वो झुकता है, अपनी शर्मनाक उपस्थिति के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे अपने घावों से अदालत को अपवित्र करने का पछतावा है, लेकिन उसके उद्देश्य की तत्परता ने उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। वो अपना परिचय देता है, सोल टैपोंग, व्हाइट सैच पैलेस का एक तीसरे दर्जे का योद्धा। फिर वो घोषणा करता है कि वो सबूत देने आया है जिसे खोना नहीं चाहिए। अपने लबादे में हाथ डालकर वो एक छोटी थैली निकालता है जो फटी हुई, झुलसी हुई और खून से सनी हुई है। वो इसे सबके देखने के लिए ऊपर उठाता है। वो कहता है, ये वही असली सुगंधित थैली है जिसने पूरे कांड को जन्म दिया, वही खुशबू जिसका इस्तेमाल व्हाइट टाइगर पैलेस को फंसाने के लिए किया गया था। कमरे में एक स्तब्ध सन्नाटा छा जाता है। वीबी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो चिल्लाती है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह घटनास्थल से वही थैली है। इन्हियोन आगे बढ़ती है, उसकी आवाज फट जाती है। वो कहती है कि ये वही है। जलने के निशान और फटे किनारों के बावजूद वो इसे पहचानती है। ये वही थैली है जो उसकी तलवार से बंधी थी। अपने दिल में वो जानती है कि उसने बहुत जल्दी बोल दिया। उसने थैली का ठीक से अध्ययन नहीं किया था, लेकिन अब उसके शब्दों में वजन है। कोई भी इसे नकार नहीं पाएगा। सम्राट अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है। वी का चेहरा पसीने से चमक रहा है। वो डॉग्बी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या इस थैली के साथ वो अब अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है। व्हाइट टाइगर राजकुमारी हिचकिचाते हुए सिर हिलाती है। वो घोषणा करती है कि वो कढ़ाई की जांच करेगी और इसका अर्थ समझाएगी ताकि सभी समझ सके। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका चेहरा भूतिया पीला पड़ गया है। वो थैली पर झुकती है, जो कुछ बचा है उसका निरीक्षण करती है। कुछ क्षण बीत जाते हैं, फिर अपने दांत पीसते हुए वो उठती है। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वो स्वीकार करती है कि कढ़ाई इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि उसे ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता। वो जानती है, यहां तक कि जब वो बोलती है कि ये उसका आखिरी मौका था। कढ़ाई के बिना उसके दावे को मान्य करने का कोई तरीका नहीं है। उसकी आखिरी उम्मीद टूट रही है। वीबी तुरंत उस पर कूद पड़ती है। वो कहती है कि डॉग्बी को पता होगा कि कढ़ाई अपठनीय होगी, इसीलिए उसने ऐसी साहसिक घोषणाएं की। वो जोर देती है कि पूरा कृत्य एक सुनियोजित धोखा था। अपने मन में वीबी खुद से कहती है कि अगर वो डॉग्बी को यहां और अभी नष्ट नहीं कर सकती तो वो खुद गिर जाएगी। अगर डॉग्बी आज नहीं मरता तो वो मर जाएगी। वो सम्राट से निराधार दावों से प्रभावित न होने का आग्रह करती है। वो तर्क देती है कि बिना किसी सबूत के कानून को बिना किसी पक्षपात के बरकरार रखा जाना चाहिए। अंदर से वो राहत की सांस लेती है। उसे विश्वास है कि थैली को नुकसान पहुंचाने से ये बेकार हो जाता है। वो अभी भी ये नहीं समझती है कि सोल टैपोंग ने इसे कैसे पाया, लेकिन उसे यकीन है कि अब तक ये डॉग्बी को नहीं बचा सकता। लेकिन फिर उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उसे एक भयावह एहसास होता है। ये वो थैली है जिसे लाल महल के योद्धा मंच के हर इंच की तलाशी लेने के बावजूद नहीं ढूंढ पाए। फिर भी ये तपांग के हाथ में है। वो आश्चर्य करने लगती है कि कैसे। तपियों की आवाज से सन्नाटा टूटता है। वो फिर से आगे बढ़ता है और सम्राट से पूछता है कि क्या वो जानना चाहता है कि थैली कहां मिली। वीबी का चेहरा एक बार फिर से सफेद पड़ जाता है। वो बताता है कि उसने भूत हाथों के दस्ते के कप्तान अनबैक के लबादे के अंदर छिपी थैली की खोज की थी। दरबार में हड़कंप मच जाता है। फुसफुसाहटें गरजने लगती है। चेहरे स्तब्ध होकर बदल जाते हैं। अधिकारियों में अविश्वास की लहर दौड़ जाती है और उस पल में पूरा खेल बदल जाता है। भूत हाथों के दस्ते के कप्तान अनबैक ने घटनास्थल से सुगंधित थैली ले ली थी और उसे छिपा दिया था। यह रहस्योद्घाटन एक गंभीर प्रश्न उठाता है। ऐसे आदमी को आदेश देने का अधिकार किसके पास था? भूत हाथ किसी की भी आज्ञा नहीं मानते। केवल पर्याप्त शक्ति वाला कोई व्यक्ति ही इस तरह की चाल चल सकता था। शाही दरबार में हवा खींचे हुए धनुष की तरह कस जाती है। अव्यक्त निहितार्थ एकत्रित अधिकारियों और रईसों के बीच लहरें मारते हैं। योजना एक एक करके उलझती जा रही है। हालांकि अभी भी क्रॉसएयर में खड़ा है, डॉग्बी बदलाव को महसूस करता है। पहली बार सच्चाई अब दबी हुई नहीं लगती। इस घोटाले के असली सूत्रधार का पर्दाफाश होने वाला है। वीबी अकड़कर खड़ी है। उसका सावधानी से नियंत्रित बाहरी आवरण टूटने लगा है। अंदर उसके विचार अविश्वास और क्रोध के तूफान है। वो समझ नहीं पा रही है कि सोल टैपोंग जैसा एकमात्र तीसरे दर्जे का योद्धा भूत हाथों में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। एक समूह जिसे वो दृढ़ता से अपने नियंत्रण में मानती थी। फिर भी वो खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि जनता का भरोसा पूरी तरह से डगमगाया नहीं है।
कहानी को फिर से नियंत्रण में लाने का समय आ गया है। वो अपनी आवाज ऊंची करती है, ये घोषणा करते हुए कि ये सब बहुत ज्यादा संदिग्ध लगता है। भले ही अनबैक के पास थैली थी, लेकिन टैपोंग जैसा कोई व्यक्ति उससे इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? वो उसकी ओर इशारा करती है, दावा करती है कि उसकी भागीदारी सभी तर्कों को धता बताती है। सोल टैप्योंग अपनी चोटों और उस पल के बोझ के बावजूद स्पष्टता के साथ अदालत को संबोधित करता है। वो कहता है कि अगर कोई थैली की उत्पत्ति पर सवाल उठाता है तो वे सीधे भूत हाथ के नेता के पास जा सकते हैं और इसकी पुष्टि कर सकते हैं। वो पीछे नहीं हटता। एकत्रित अधिकारी फिर से बड़बड़ाने लगते हैं। भीड़ में संदेह की झलक दिखाई देती है। एक तीसरे दर्जे का योद्धा भूत हाथों के कुलीन कप्तान को कैसे हरा सकता है? वीबी के विचार पीछे की ओर चले जाते हैं, अपने कदमों को पीछे ले जाते हुए। उसे अनबैक को दिए गए अपने पहले के आदेश याद आते हैं। उसने उसे मंच के पास थैली की तलाश करने का निर्देश दिया था, जो कथित तौर पर ढीली हो गई थी। उसने इसे वापस पाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अनबैक ने संकोच किया। उसे यकीन नहीं था कि थैली वाकई जरूरी है या नहीं। वीबी ने उसे भरोसा दिलाया था कि यह डॉकअप के विश्वासघात का सबूत होगा, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। उसका असली इरादा यह सुनिश्चित करना था कि थैली कभी वापस ना आए। अगर यह डॉकअप के हाथ में पहुंचती तो उसे एहसास हो सकता था कि कढ़ाई उसकी नहीं है और वो सम्राट को प्रभावित करने के लिए उस विवरण का इस्तेमाल कर सकती थी। थैली को गायब होना ही था। उसकी योजना सटीक और गणना की हुई थी, जब तक कि व्हाइट टाइगर पैलेस में आग ने सब कुछ बाधित नहीं कर दिया। वर्तमान में वापस सम्राट उसे उसकी शाही पत्नी की उपाधि से संबोधित करता है और उसे बोलने का आदेश देता है। जबरदस्ती शांत भाव से वीबी खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो स्वीकार करती है कि हाँ, उसने अनबैक को थैली वापस लाने का आदेश दिया था। उसका दावा है कि यह सिर्फ डॉग के विश्वासघात का सबूत सुरक्षित करने के लिए था। घुटनों के बल गिरते ही उसकी आवाज थोड़ी कांपती है। उसके शब्दों में औचित्य और आत्महत्या का मिश्रण है। वो कहती है कि उसने न्याय को बनाए रखने के लिए अराजकता के बीच स्पष्टता लाने के लिए काम किया। हालांकि अंदर ही अंदर उसके विचार निराशा से भरे हुए हैं। आग ने थैली को नष्ट कर दिया होगा। यह सब खत्म हो जाना चाहिए था। अगर सोल तपंग न होता तो यह सब कुछ नहीं होता। उस अकेले आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन वो यहां नहीं गिरेगी। बचने के हर रास्ते को आजमाए बिना नहीं। वो सम्राट से विनती करती है कि उसकी वफादारी पर सवाल न उठाए। वो जोर देती है कि उसने दरबार के प्रति, सत्य के प्रति समर्पण के साथ काम किया। फिर जंगरे बोलता है। उसकी आवाज तनाव को ब्लेड की तरह काटती है। वो शांति से सवाल करता है कि वीबी ने पहले कभी थैली को सुरक्षित करने का उल्लेख क्यों नहीं किया। वो बताता है कि जब वर्मिलियन बर्ड पैलेस के योद्धा मैदान की तलाशी ले रहे थे, तब भी वो चुप रही, भले ही उसका अपना अधीनस्थ उसे व्हाइट टाइगर पैलेस ले गया था। उसके लहजे में कोई आरोप नहीं है, लेकिन अर्थ स्पष्ट है। आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? वो एक ठंडा सवाल पूछता है। अगर थैली मुकदमे में पहले दिखाई देती तो क्या उसे मुश्किल स्थिति में डाला जाता? वो सम्राट को डॉगबी की पिछली दलील की याद दिलाता है। उसने थैली की जांच करने के लिए कितनी बेताबी से विनती की थी। वही थैली जो अब अचानक उनके हाथों में थी। डॉक्टर सुनता है। स्मृति और एड्राइन की धुंध उसके विचारों को धुंधला कर रही है। उसे याद है कि वो कितनी दयनीय दिख रही होगी। कुछ भी कहने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे उसे समय मिल सके। उसे लगता था कि ये सामंती था, लेकिन उसे टैपियन के शब्द याद है। उसकी आवाज उसकी याद में दृढ़ और अडिग थी। उसने उसे जीवित रहने के लिए कहा था। भले ही ये दयनीय हो, भले ही इसका मतलब एक सेकंड और सांस के लिए संघर्ष करना हो, उसे चलते रहना था कि अगर वो लंबे समय तक जीवित रही तो इसका मतलब सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। जंगरे, जो तत्परता से आवाज उठाती है, घोषणा करती है कि यह सब कुछ स्वाभाविक नहीं लगता। थैली की जांच करने की डॉक्टर की मांग बहुत सीधी, बहुत आत्मविश्वासी थी। वो तर्क देता है कि यह योजना बहुत ही अनाड़ी है, बहुत ही खराब तरीके से बनाई गई है, जो उसके पास नहीं आ सकती। वो जोर देकर कहता है कि इसमें किसी और के हाथों की गंध आती है। सम्राट एक पल के लिए चुप रहता है। उसका चेहरा अस्पष्ट है। फिर वो धीरे से सिर हिलाता है। वो स्वीकार करता है कि विसंगतियों को नकारा नहीं जा सकता। पूरी स्थिति में साजिश की बू आ रही है। उसकी नजरें वीबी पर तेजी से घूम गई। उसकी आवाज धीमी लेकिन आज्ञा से भरी हुई है। वो जानना चाहता है कि वो अब तक सुगंधित थैली के ठिकाने के बारे में चुप क्यों रही। कोने में फंसकर वीबी लड़खड़ा जाती है। वो बचाव के लिए हाथ पांव मारती है, लेकिन उसके विचार बहुत तेजी से घूम रहे हैं। वो जिस भी स्पष्टीकरण पर विचार करती है, वो जांच के दौरान विफल हो जाता है। अंत में वो बुदबुदाती है कि उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही, वो भूल गई। दरबार ने अपनी सांस रोक ली। सम्राट की आवाज बर्फ की तरह करती है। वो कहता है कि वह उससे वाकई निराश है। वीबी का चेहरा उतर जाता है। उसके सावधानी से रंगा हुआ मुखौटा फट जाता है, क्योंकि उसके शब्दों का पूरा भार उस पर पड़ता है और ज्वार बदल जाता है। आप सभी के लगातार कहने के बाद अंततः हम लेकर आए हैं सर्वाइविंग इन द रोमांस फैंसी नॉवल मनहवा की पूरी व्याख्या।
हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय साझा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अंत में, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, कृपया इस मनहवा को आधिकारिक रूप से सपोर्ट करें। आपका सहयोग इस कला को जिंदा रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद।